ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसका ये अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या वो ह्यूमन भी है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ वो एक सोल ही है जो कि ह्यूमन की बॉडी फॉर्म में फिलहाल जिंदगी को काट रहा है। बिकॉज यहाँ पर ना उसका कोई पास्ट है और ना ही प्रेजेंट, और वो अपने इस प्रेजेंट में फ्यूचर तक फंस चुका है। थोड़ी सी अजीब सी पजल जैसी चीजें, लेकिन सच्ची है। और ये कोई नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा मेनली कुमिन होता है, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन था, और उसके बारे में हम यहाँ पर आगे जाकर धीरे धीरे जान जाएंगे। उसी समय हम यहाँ पर नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं, जहाँ पर एक शामन के घर पर उसकी डेथ हो चुकी थी। सभी इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन किसी भी चीज को यहाँ से वहाँ हिलाने के लिए मना किया गया था, बिकॉज कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चल रहा था। एंड तब हम यहाँ पर यूकोमिन को देखते हैं, जो कि अपने रिचुअल को प्रैक्टिस कर रहा था। एंड इसी समय हम यहाँ पर हमारी फीमेल ट्यूना को देखते हैं, जो कि दौड़ते हुए गुमिन के घर पर ही आती है उसकी हेल्प मांगने के लिए। बिकॉज गुमिन उन सभी लोगों के लिए फोरेंसिक डॉक्टर जो होता है, जिसे कॉज ऑफ डेथ अक्सर पता चल जाती है। तब यहाँ पर वाइथी से हेल्प मांगने के लिए तब गुमिन उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन यहाँ पर गुमिन के घर पर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि यूना को अंदर आने का एक्सेस दे देता है। यूना अंदर आ जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो उसे बताने लग जाती है कि वो लोग फिलहाल यहाँ पर एक शामन के घर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जहाँ पर डेथ का कॉज पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। गुमिन इतने में उसे बताने लग जाता है कि मुझे पता है, वो अपने चेयर पर ही मरी हुई है, उस चेयर पर जिस चेयर पर बैठ के वो अपने रिचुअल्स को परफॉर्म किया करती थी एंड लोगों के लिए यहाँ पर कंसल्टेंसी किया करती थी। उसकी डेथ रिचुअल को परफॉर्म करते हुए हुई है। यूना कहने लग जाता है कि रवा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? गुमिन बता रहा था कि उसके लिप्स के बाजू में जो भी कट आए उन चीजों की वजह से। एंड हम यहाँ पर यूना के पीछे उसी शामन के सोल को देखते हैं, एक भूत को, जिसे यहाँ पर गुमिन अच्छे से देख पा रहा था, लेकिन यूना नहीं। यूना सचमुच यहाँ पर उसके आंसर को सुनकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती। गुमिन कहने लग जाते कि मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। यूना कहती कि नहीं, प्लीज वहाँ पर आ जाइए, हमें कैसे ना कैसे करके तो चीजों का पता लगाना ही होगा, बिकॉज वो बेचारी यहाँ पर एक ऑर्फन है और हमें उसके लिए जस्टिस जरूर करना पड़ेगा। वही दूर से यहाँ पर गुमिन पीछे उस भूत को देखकर चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन वाली जगह पे पहुंच जाता है, और उस समय यहाँ पर जो यूना का असिस्टेंट था वो गुमिन को सारी बातें बता रहा होता है। बट इतने में यहाँ पर यूना उसे रोक लेती है एंड बताती है कि उसे मत सिखाओ जिससे यहाँ पर सब कुछ सीख कर बैठा हो, उसे तुमसे ज्यादा पता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था और क्या नहीं। इतने में यहाँ पर गुमिन उस शामन को देखने लग जाता है, जिसकी आंखें खुली की खुली होती है और उसके लिप्स की यहाँ पर स्लाइड सा कट होता है, वो भी दोनों तरफ से। फिर यहाँ पर वो सिचुएशन को अच्छे से सेंस करना शुरू कर देता है, ऐसे कि जैसे उसे पता चल रहा कि उस समय वहाँ पर क्या हुआ था, और उसे विजुअल्स आ रहे होते हैं जहाँ पर ये शामन अपने रिचुअल को ही फॉलो कर रही होती है किसी चीज को लेकर और किसी के लिए। अब वो कौन सी चीज और किसके लिए वो तो आगे पता चलेगी। इतने में यहाँ पर वो उनकी सभी चीजों को नोटिस करना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर आकर यूना से बता रही थी कि क्या हमें इस प्लेस को एक सुपरस्टिशियस केक समझकर बंद कर देना चाहिए। गुमिन यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है और उसे जाने के लिए कहता है। यूना को लग रहा था कि वो उसे हाथ बनाना चाहता है, तो वो भी उसे हाथ बनाने लग जाती है। एंड तब यहाँ पर वो उसे कहता है कि दूरी बनाए रखोगी तब मैं यहाँ पर काम कर पाऊंगा। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट यूना की तारीफ करते कि मानना पड़ेगा, मुझे सचमुच बिलीव नहीं हो रहा तुम एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को यहाँ पर लेकर आ गई हो, जो कि हर बार आने से पहले 100 या ज्यादा तो यहाँ पर नखरे करता रहता है, और आज अचानक से यहाँ पर आने के लिए रेडी भी हो गया। वही दूसरे यहाँ पर गुमिन उन्हें बताने लग जाता है कि फिलहाल तो यहाँ पर ज्यादा चीजों का पता नहीं लग सकता, अब सुपरस्टिशियस की वजह से हुआ है या फिर किसी केमिकल की वजह से, वो तो यहाँ पर इस बॉडी की ऑटोप्सी के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर इस बॉडी को भेज देते ताकि उन चीजों पर टेस्ट करवा कर पता लगा सके कि आखिर डेथ हुई कैसे थी। वही दोस्तों यहाँ पर बॉडी को भेज दी जाती है फॉरेंसिक लैब में, एंड साथ ही साथ यहाँ पर उन लोगों को वहाँ पर रोका जाता है जो कि उस घर के अंदर आए हुए थे। तब यहाँ पर वो 3 लोगों को रोकते, एक वो जो कि यहाँ की क्लाइंट थी और 2 पर्सन जो कि उनके साथ में आए हुए थे। एंड यहाँ पर बाद में यूना उनसे क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए थे। तब वो तीनों के तीनों यहाँ पर अलग अलग जवाब देते हैं, और प्रॉब्लम ये थी कि उन तीनों को पता था कि यहाँ पर वो शामन की जो सांसें थी वो धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। इस चीज पर यहाँ पर वो उन तीनों पर गुस्सा करने लग जाते कि अगर तुम्हें पता था ये सब कुछ हो जाए तो तुम्हें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए था या फिर पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए था, इस तरीके से तमाशा नहीं देखना चाहिए था। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग अपने स्टेटमेंट्स को बदलने की कोशिश कर रहे थे,
कि यहाँ पर हम आसपास तो थे भी नहीं। तब यहाँ पर यूना उनसे टाइमिंग पूछने लग जाती है और वो लोग 1 o'clock का टाइम बताते हैं और यूना उन्हें पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि जरूर तुम तीनों मिलकर यहाँ पर कुछ तो झूठ बोल रहे हो, बिकॉज 1 बजे के आसपास यहाँ पर उसकी मौत हुई थी और तुम तीनों कह रहे हो कि तुम दोनों यहाँ पर थे ही नहीं, जहाँ पर आई थिंक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तुम तीनों यहाँ पर थे, इसलिए वो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। तब यहाँ पर वो औरत घबराते हुए उसे सच्चाई बताने लग जाती है एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बता रही थी कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो यहाँ पर उस शामन के पास आई थी जहाँ पर उसने रिचुअल परफॉर्म करने का वादा किया था। तब यहाँ पर वो अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करी थी, जिन रिचुअल्स में यहाँ पर ढेर सारी चीज़ों का और ऑर्नामेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिनमें से एक चीज़ यहाँ पर मिरर होती है। अब मिरर के अंदर देखना सख्त मना किया जाता है, बिकॉज अगर हम मिरर के अंदर देखते हैं तो उस तरफ की यहाँ पर बैड एनर्जीज हमें भी देखा करती है, जिस वजह से वो सारे के सारे सोल हमारे बॉडी को स्वैप कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा रियल सोल उस मिरर के अंदर कैद हो जाएगा और वह शैतानी सोल यहाँ पर हमारे स्पेशियस बॉडी में आ जाएगा, जिस डर की वजह से यहाँ पर उस वुमन ने अपनी आंखों को बंद कर दिया था और शामन यहाँ पर अपने जो रिचुअल थे उसे कंटिन्यू किए जा रही थी। बट इतने में यहाँ पर अचानक से उसकी आवाज़ रुक गई थी। तब उस वुमन को ऐसा लगा कि शायद से रिचुअल कंप्लीट हो गया होगा, पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है यहाँ पर शामन को ब्रीदिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वो अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब वो लोग उसे चेक करते हैं तब उसकी सांसें बंद हो गई थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर वो जाती है और किसी तरफ तो इशारे करी थी जिस तरफ यहाँ पर एक बॉय का डॉल मॉडल बड़ा सा खड़ा हुआ था। वो तीनों इतने घबरा जाते हैं कि तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं एंड वही दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो वुमन जिसे ये सारी चीज़ें वो उन्हें बता रही होती है वो अचानक से यहाँ पर वियर्ड बिहेव करना शुरू कर देती है, बिकॉज उसे अलग अलग नॉइजेस सुनाई देने लग जाते हैं और वह घबराने लग जाती है, जहाँ पर वो उस मिरर की ओर इशारे करने लगती है। यूना कहते कि घबराओ मत, फिलहाल दिन का समय है, दिन में भूत नहीं आते हैं, जाकर आराम कर लो। और उसके साथ ही भी यहाँ पर उन्हें वही समझा रहे थे कि इन सभी चीज़ों में उनका कोई भी हाथ नहीं है, वो सभी के सभी लोग यहाँ पर गिल्टी है। और उनके यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर गुमिन अपनी बाकी के रिसर्च करना शुरू कर देता है और उसे उस वुमन की बताई गई स्टोरी के अकॉर्डिंग वो मिरर की याद आती है, जहाँ पर वो बड़े से मिरर को तो देखता है, लेकिन साथ साथ टेबल पर एक और मिरर रखा हुआ था जिसके अंदर वो इविल शक्तियाँ कैद थी, जिसे देखना सख्त मना था और जिस मिरर से यहाँ पर वो लड़की छुप रही थी, लेकिन वो मिरर फिलहाल इस जगह पर कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा था। तब यहाँ पर उसे उस मिरर को लेकर डाउट होने लग जाता है और शायद से उसे मिरर के थ्रू यहाँ पर वो लोग आगे की छानबीन को कंप्लीट कर सकते हैं। यूना कहते हैं कि मिरर से क्या ही फर्क पड़ सकता है। गोमिन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ऐसी चीज़ों में यहाँ पर छोटे से छोटे सबूत भी बहुत बड़ा खुलासा करते थे, तो आई थिंक हमें फिलहाल यहाँ पर उस मिरर के ऊपर फोकस करना चाहिए और वह कहाँ क्या है, कैसे गया है, किसके हाथों से गया है, वो सब कुछ जानना चाहिए। वही दोस्त हम यहाँ पर गुमिन को देखते हैं जो कि सोफा पर बैठ कर नैप ले रहा था और उसे एक सपना आ रहा था, जिस सपने के अंदर यहाँ पर 2 वुमेन होती है और उनके घर के अंदर आग लगी हुई थी। वो दोनों की दोनों बेहोश थी, जिनमें से एक के नेक पर सेम वही बर्थ मार्क होता है फ्लावर का, जो बर्थ मार्क यहाँ पर उसने यूना के नेक पर देखा हुआ था। अब यहाँ पर ये एक ऐसा पहला सपना था जिस सपने से गुमिन डर के मारे उठता है और तब तक यहाँ पर उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आ भी जाता है, जहाँ पर वो चला जाता है अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए। जिसके बाद में जब यहाँ पर वो स्टेशन पर बॉस है, यूना तो यहाँ पर बड़े ब्राइटली और चार्मिंग फेस के साथ उसे गुड मॉर्निंग कहती है, बट गुमिन उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। यूना कहते कि जब देखो तब यहाँ पर क्रूल और रूड फेस लेकर घुमा करता है। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे लगता है कि ज्यादा हैंडसम दिखता तो कुछ भी कर सकता है। तब यहाँ पर वो उसे दोबारा से बुलाती है एंड कहती है कि अपनी अनमानत को देखना नहीं चाहोगे क्या? वो मिरर जिसे तुम्हें चाहिए था, जो तुम्हें देखना था, एंड यहाँ पर वो मिरर ढका हुआ था। तब यहाँ पर वो उसे बता रही होती किस तरीके से कल पूरा का पूरा घर उन्होंने छान मारा था, हर एक कॉर्नर से लेके कबर्ड के नीचे तक सब कुछ छानबीन कर ली थी, लेकिन ये मिरर उन्हें कहीं नहीं मिला था। जब वो लोग यहाँ पर मॉर्निंग में गए थे तब वो मिरर एज यूजुअल उस टेबल पर पड़ा हुआ था, जो कि बहुत हैरानी की बात है। असिस्टेंट तो यहाँ पर हंस रहा होता है कि ऐसे समझे कि जैसे इस मिरर के पैर आ गए हो। इतने में यहाँ पर अब टाइम आ जाता है जहाँ पर मिरर पर से वो कर्टन्स को हटाने थे। तब यूना को यहाँ पर वो लेडी की बात याद आ रही थी, जहाँ पर उस लेडी ने शामन के शब्द को कहे हुए थे कि इस मिरर के अंदर अगर कोई भी देखता है तो वो ईवल शक्ति यहाँ पर उसके सोल को कैप्चर कर लेती है। इस वजह से यहाँ पर वो मिरर से पर्दा हटाने से घबरा रही होती है। तब वो अपने असिस्टेंट से कहते कि उसकी कही हुई बात सच तो नहीं निकलेगी ना। असिस्टेंट कहते कि आप भी ना इन सभी चीज़ों पर बिलीव करती हैं। यूना कहते कि ठीक है,
तुम नहीं करते तो तुम ही पर्दा हटा दो। लेकिन वो खांसते हुए बहाना मारते हुए वहाँ से भाग ही जाता है। एंड अब यूना के पास ऑप्शन बचता है गुमिन। वो उसे कहता है कि आई थिंक ये तुम्हें करना चाहिए, बिकॉज एविडेंस तो फॉरेंसिक वाले चेक कर देना, तो तुम पर्दा हटाओगे तो बेहतर रहेगा। एंड बिना किसी डर के तो वो पर्दा हटा भी देता है, जैसा पर यूना खुद डर जाती है और आई कांटेक्ट करती नहीं है। वहाँ से वो जाने लग जाती है। एंड गुमिन को यहाँ पर उस मिरर के अंदर से किसी की तो परछाई नजर आ रही थी। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने घर जाकर आराम से लंच बनाने के लिए कुकिंग कर रहा था, एकदम शांति से। लेकिन इतने में यहाँ पर आ जाते यूना, जहाँ पर दरवाजे के बाहर से भी उसकी आवाज किचन तक सुनाई दे रही थी। जैसे यहाँ पर गुमिन दरवाजा ओपन करता है, बिना कोई वेलकम हाय बाय के यहाँ पर तो वो सीधा अपने लगेज के साथ अंदर ही घुस जाती है। एंड बता रही थी कि जगह बहुत कंफर्टेबल है रहने के लिए। गुमिन कहते कि मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। यूना बताते कि वो क्या है ना, जो साइट है वो तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो फिर मुझे लीडर ने यहाँ पर ऑर्डर दिया कि मैं तुम्हारे घर पर ही रहूँ, बिकॉज मेरे घर से वो साइट तक जाने के लिए ट्रैवलिंग करते पूरा दिन ही निकल जाता है, और फिर मैं ऐसे कैसे इतना थक सकती हूँ। गुमिन कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाकर लीडर से बात करता हूँ। यूना उसे रोकते कहते कि देखो ऐसे भी केस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं बहुत जल्दी चली भी जाऊंगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसी सोफा पर सोऊंगी और ये पूरे के पूरे टाइल एरिया के बाहर बिल्कुल नहीं निकलूंगी, तुम्हारी कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही तुम्हें परेशान करूंगी, और शांति बरकरार रखूंगी। गुमिन को पता था कि इस लड़की के होते हुए शांति तो यहाँ पर होने नहीं वाली है। इतने में यहाँ पर यूना को वो टेडी बेयर नजर आता है, जैसे वो टच करनी जाती है, बट गुमिन उसे तुरंत रोक लेता है, टच करने से मना करता है। यूना कहते कि अच्छा, लगता है यहाँ पर तुम्हारा फेवरेट सॉफ्ट टॉय होगा, ऐसे भी तुमने घर को सचमुच बहुत क्लीन रखा है, जरूर तुम्हारी मम्मा ने यहाँ पर इन सब चीजों को क्लीन करवाया होगा। तब वो बताता है कि नहीं, मैं एक ऑर्फन हूँ। यूना यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि ओ, तो तुम एक भूत की तरह यहाँ पर इस घर पर अकेले रहते हो। गुमिन उसे गूने लग जाता है, और यूना को तो यहाँ पर भूत वाली वाइब्स उसके अंदर से आ रही थी। वो कहते कि माफ करना, लगता है मुझे मजाक करना में बंद करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर उसके घर का टूर लेने लग जाती है, जहाँ पर उसे एक पेंटिंग नजर आती है, और वह पेंटिंग कुछ वैसी पेंटिंग थी जिस पेंटिंग का यहाँ पर गुमिन के सपनों से कुछ ज्यादा ही इंटरकनेक्शन हो रहा था। इतने में वो किचन में जाती हैं, जहाँ पर गुमिन कुक कर रहा होता है। फिर वो लोग लंच करने बैठते, एंड यूना यहाँ पर उसके लंच वाले स्टाइल को देखकर थोड़ा सा वियर्ड फील करती है, बिकॉज वो यहाँ पर विदाउट पका हुआ रॉ मीट खा रहा होता है, जो कि बहुत ही वियर्ड बात है। इतने में यहाँ पर तो वो उसे बता रही थी कि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स आ चुकी है, जहाँ पे वो शामन की डेथ किसी पॉइजन की वजह से हुई है। इतने में यहाँ पर वो अपने कानों में हेडफोन्स लगा देता है। यूना कहती कि लगता है मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ, रुको मैं तुम्हें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ पर जो इंसान मिरर लेकर गया था वही मिरर लेकर वापस आया है, एंड आई थिंक यहाँ पर उसका इस पूरे के पूरे मर्डर से कोई ना कोई हाथ तो जरूर रखा। तब गुमिन बताता है कि जो इंसान मिरर लेके गया था वो इंसान मिरर लेके नहीं आया है, बल्कि वो दोनों एक अलग पर्सन है, और साथ ही साथ जो मिरर लेकर वापस आया है वो हमें हेल्प करना चाहता है सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए। यूना कहते कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर तुम्हारे हेडफोन्स काम नहीं करते, बिकॉज तुम्हें तो मेरी बातें एकदम ध्यान से सुनाई दे रही हैं। और यहाँ पर गुमिन का एक नजर ही काफी होता है यूना को शांत करवाने के लिए, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए। और इसके बाद में यहाँ पर वो लोग साइड पर वापस चले जाते हैं, जहाँ पर छानबीन शुरू हो जाती है, और यहाँ पर वही खाना पड़ा हुआ था जो खाना यहाँ पर शारमन ने खाया था। तब यूना को शक था कि क्यों ना हम इन सभी खानों को टेस्टिफाई करने के लिए भेज दे। तब वो उसे बता देते कि जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर उसके स्टमक में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए गए उनमें से खाना तो यहाँ पर उनमें से कोई नहीं था जिसके अंदर पॉइजन मिले हुए थे। इतने में यहाँ पर उनका ध्यान डोर पर रखे एम्ब्रॉयडर्ड शूज पर जाता है, और वैसे यहाँ पर एक वियर टाइप का गैस पूरी जगह फैलना शुरू कर देता है। तब गुमिन उससे बताता है कि पॉइजनस है, और यूना यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को सेव करने के पहले उसे सेव करने का सोचती है, जो चीज़ यहाँ पर गुमिन बहुत अच्छे से नोटिस करता है। इतने में यहाँ पर यूना को किसी की परछाई नजर आती है, जहाँ पर तुरंत ही उस इंसान के पीछे भागती है, एंड वो वही हैट वाली लड़की होती है जिस लड़की ने यहाँ पर ऐसे क्लाइंट बनकर आई हुई थी। तब यहाँ पर बस बता दे कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो यहाँ पर बस बताया गया था कि अगर हम यहाँ पर उस रिचुअल को पूरा करते तो वो शामन की जितनी शक्तियाँ हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती है, और ऐसा मुझे उस ही ने बताया था कि वो सारी शक्तियों को पाने के लिए मैं एक एलिजिबल लड़की हूँ, इसलिए मैं बस वहाँ पर आई हुई थी। हम फिर यहाँ पर देखते गुमिन को जो कि उस आज प्रोसीजर में होता है, और उस समय यहाँ पर वो अपने टूल को स्पिन करता है, और फिर बाद में यहाँ पर वो उस सोल को समन करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो शामन का सोल वहाँ आ जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि जरा बताओ कि आखिर तुम्हारा मर्डर किसने किया है। एंड यहाँ पर पूरी घबरा जाती है, बिकॉज उसे कुछ याद नहीं आता कि आखिर उस दिन क्या, कैसे, कब और किसने किया था।
तो वो उसे शांत करवाता है, कहते कि शांत रहो, आराम से सोच कर देखो, दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे टाइम पर अक्सर यहाँ पर मेमोरी लॉस होना एक आम सी बात है, जहाँ पर तुम अगर डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दोगी तो शायद से यहाँ पर तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। लेकिन इतने में यहाँ पर यूना आ जाती है, जहाँ पर उस सोल को वापस से जाना पड़ता है। और यूना यहाँ पर उन शूज़ के रिपोर्ट्स को लेकर आई थी, जहाँ पर पता चलता है कि वो शूज़ यहाँ पर वो शामन को ही बिलोंग करते। तो वो उसे कहने लग जाता है कि इन शूज़ का इस केस के साथ में कोई भी यहाँ पर संबंध है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर शूज़ अक्सर लोग पहना करते हैं और कुछ लोग शूज़ को रखते हैं ताकि यहाँ पर जाते हुए सोल सीधा हेवन की तरफ चले जाए, जो कि एक रिचुअल माना जाता है और आजकल के ज़माने में मिथ्स भी। तब यूना को समझ जाता है कि शायद से यहाँ पर उसका सोल उल्टा तो नहीं घूम रहा, बीच में उसका भूत घूम रहा होगा। एंड यहाँ पर वो डरी डरी सी लगने लग जाती है। गुमिन कहते कि शायद से तुम्हें अब जाकर डर लग रहा है। यूना कहते कि नहीं, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, बस इस वजह से मेरा ध्यान भटक गया। इतने में यहाँ पर वो कोट लेकर आता है, जहाँ पर यूना से थैंक यू बोलती है। लेकिन ये कोट तो गुमिन ने खुद के लिए लाया था, ना कि यूना के लिए। यूना को तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बॉडी पर लग जाता है कि वो चीखते हुए वहाँ से भाग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अपने स्टेशन पर, जहाँ पर यूना को तो अभी भी चीख आ रही थी। एंड यहाँ पर हमारा फॉरेंसिक डॉक्टर अपना काम किया जा रहा था। उस समय यहाँ पर हान आ जाता है, जो कि उन लोगों को बताने लग जाता है कि पता लग चुका है, डिस्कवरी हो चुकी कि आखिर कौन यहाँ पर मर्डर हो सकता है। उस विमेन को सारी सच्चाई पता है कि आखिर किसने वो मर्डर किया होगा। एंड इतने में यहाँ पर वो लोग सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर देते, जहाँ पर यूना को बहुत अच्छे से याद आ रहा था, जहाँ पर उस लेडी ने उसे कहा हुआ था कि वो लोग बता रहे थे कि उस लेडी को ही चुना गया है, यानी कि वही एलिजिबल है उसकी सारी एनर्जीज को और सोल्स को ग्रैब करने के लिए। विच मीन्स यहाँ पर उस वुमन को पता है कि आखिर मिरर कौन रखने गया था और कौन मिरर को लेकर आया था। और हो भी सकता है कि शायद से यहाँ पर वो मनगढ़ंत कहानियां भी बनाना शुरू कर दे अपने आप को बचाने के लिए, या फिर उस पर्सन को बचाने के लिए, ताकि वो वापस से सारे पावर्स को गेन कर सके। उतने में यहाँ पर इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए यूना तो बहुत खुश होती है, तो जहाँ पर वो एक्सपेक्ट करती गुमिन उससे हाई फाई देगा, लेकिन नहीं, गुमिन उस टाइप का तो पर्सन होता ही नहीं है। और वही दोस्तों यहाँ पर गुमिन के जाने के बाद हान यूना से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारे और मिस्टर गुमिन के बीच में कोई स्टोरी है क्या, या तुम्हारे बीच कोई 36 का आंकड़ा है, बिकॉज तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत अलग ही बिहेव करते हो। यूना कहते कि छोड़ो भी, कौन सा रिलेशन हमारा यहाँ पर तुम्हारे IQ के काम आने वाला है, तो इन सभी बातों को ना जानो तो ही बेहतर होगा। वही दोस्तों यहाँ पर गुमिन चला जाता अपने फोरेंसिक लैब में, जहाँ पर वो उसकी बॉडी को टेस्ट करता है, और उसकी बॉडी में यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग निशान दिखाई दे रहे थे, जो कि यहाँ पर अक्सर तब आता है अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मार रहा हो तब। जिसके बाद में यहाँ पर वो वापस अपने टूल को स्पिन करता है और यहाँ पर उसके सोल को समन करता है। तब यहाँ पर वो शामन आ जाती है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो, फिलहाल मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही हर्टफुल क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल होगा, लेकिन इसका आंसर देना है तुम्हारी भलाई होगी। जिस चीज़ की वजह से मैं यहाँ पर इंसान का पता लगा पाऊंगा जो कि तुम्हारी मौत के पीछे पड़ा हुआ था और जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है, और इस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जहाँ पर वो शामन का सोल कॉर्पोरेट करने के लिए रेडी हो जाता है। तब यहाँ पर वो उसे उसकी बॉडी इंजरी के बारे में पूछने लग जाता है, एंड यहाँ पर वो सोलो से बता रही थी। एंड यहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यहाँ पर उस शामन को देखते और उसके हस्बैंड ही को देखते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड ही उसे मार रहा होता है, बिकॉज इस टाइम उस शामन ने डिनाई कर दिया था, यानी कि जो वो लेडी थी वो आई थी एज ए कस्टमर, और तब यहाँ पर उसने उसके रिचुअल को फॉलो करने से मना किया था। तब ये यहाँ पर उस पर प्रेशर बनाया था कि वो कुछ भी कर उसके केस को सॉल्व करेगी, एंड यहाँ पर वैसा इसलिए करेगी बिकॉज उन्हें पैसे की ज़रूरत है, भले इस चीज़ में उसकी जान क्यों ना चली जाए, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। और उसे डराने धमकाने के लिए उसने यहाँ पर वायलेंस का यूज़ किया था और उसे मारा पीटा था, जिस चीज़ की वजह से उसकी बॉडी पर इतनी इंजरी आ गई थी। हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर गुमिन उसके पास जाता है, तब वो बेचारी यहाँ पर बहुत घबराने लग जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराता है, उसे कंफर्टेबल फील कराता है, एंड बताता है कि डरो मत, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हें जस्टिस दिला कर रहूँगा। और इतने में यहाँ पर वो टूल स्पिन होना बंद भी हो जाता है, जहाँ पर टाइम खत्म और वो सोल वापस से चली जाती है। वही दूसरे में यहाँ पर यूना को देखते, जो आकर यहाँ पर हान पर चिल्ला रही थी कि पूरे दिन के यहाँ पर बैठे बैठे बस रिकॉर्ड्स देखते रहोगे, ऐसा नहीं कि जाकर मैं यहाँ पर मिस्टर गुमिन की कोई मदद करवा दूँ। उतने में वहाँ पर गुमिन आ जाता है, जो कि यूना को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यूना तो बड़ी खुश हो जाती कि अरे वाह, यहाँ पर वो सोच रहा है कि शायद से मैं इस चीज़ की हकदार हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसलिए उसने मुझे चुना है, और वो उसके साथ जाने लग जाती है। इसके बाद में वो लोग जब यहाँ से जा रहे थे, तब यहाँ पर गुमिन उसे सारी बातें बता रहा होता है और उसे ये भी समझा रहा था कि हमें यहाँ पर लाइव एविडेंस के साथ में उसे पकड़ना होगा।
यूना जैसे यहाँ पर रिपोर्ट्स को देखते उसे यहाँ पर वह शामन के लिए बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज वह एक ह्यूमन भी तो थी। उसके साथ आखिर इतना जबरदस्ती कोई कैसे कर सकता है। उसे उसके लिए बहुत बुरा लगने लग जाता, नहीं में यहाँ पर सामने से ही आने लग जाता है, जहाँ पर ही को पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहे हो। ही कहने लग जाता है कि क्यों, घूमने से पहले भी क्या मुझे यहाँ पर तुम दोनों से परमिशन मांगनी होगी? मेरा घर है, मैं जब चाहूँ तब आ सकता हूँ। ह्यूना कहती कि लगता है यहाँ पर तुम्हारी वाइफ मर चुकी है, इस बात का तुम्हें यहाँ पर जरा सा भी कम नहीं है। ही बोलता है कि किस बात का सैडनेस, जिसे जाना था वो तो जाएगा ही। अब मैं क्या जिंदगी भर यहाँ पर एक ही जगह पर बैठ कर रोता फिरूं? मेरी मर्जी में जो आएगा मैं बस सब कुछ करूंगा। ह्यूना बोलते कि देखो, हमें पता चल चुका कि किस तरीके से यहाँ पर तुम उसके ऊपर हाथ उठाया करते थे और तुम इन बातों से पीछे नहीं हट सकते हो। ही कहते हैं कि मैं क्यों पीछे हटूं, मैं यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल मैन हूँ, अपनी वाइफ को मैं नहीं मारूंगा तो और कौन मारेगा? ऐसे में उन्हें मारने की जरूरत है, बिकॉज उन्हें यहाँ पर समझ आना चाहिए कि मैन कहाँ पर और वुमेन कहाँ पर है। यहाँ पर वो उससे कह रहा होता है कि तुम इसके लिए एक्शंस लो। यूना कहते कि एक्शंस नहीं, इसे तो यहाँ पर थप्पड़ पड़ना चाहिए, और वो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। ही बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करने चली हो, चलो कोई बात नहीं, क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें अपने फाइट का एक डेमो दे दूं। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो नाइफ को बाहर निकाल लेता है, एंड जैसे वो वार करने आने वाला था, यूना यहाँ पर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। और वो तो प्रोटेक्ट करी थी गोजिन को। गोजिन उसे साइड हटाता है, यहाँ पर उस ही से फाइट करना शुरू कर देता है। यूना कहते कि अब तो तुम बचोगे नहीं, एक ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के लिए तब पक्का जेल में जाके रहोगे, बाकी की चीजें तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दिखा दूंगी। लेकिन गोजिन उसे ऐसा करने से मना करता है, बिकॉज यहाँ पर ही के साथ टाइम वेस्ट तो होने ही वाला है, इसीलिए वो उसे वहाँ चला जाता है। और वही दूसरे यहाँ पर बाद में वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर गुमिन अपनी मरम पच्ची कर रहा था। इतने में यहाँ पर यूना इंस्टेंट नूडल्स बनाकर आ जाती है डिनर के लिए। तब वो यहाँ पर गुमिन की मदद करती है, कहती कि तुम्हें चोट लग गई? वो कहते कि हाँ मैं ह्यूमन हूँ, मुझे भी तो पेन फील होता है, लेकिन जब उसे दवाई लगाई थी तब उसे पेन जरा सा भी फील नहीं हो रहा था। इतने में यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है, जब हमारे पास सब जैसा का प्रूफ है, एक स्टोरी लाइन भी है, तो हम यहाँ पर उसी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर तो गुमिन उससे कुछ रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है और कहते हैं कि आज फिर से यहाँ पर डिनर में नूडल है। वो कहते हैं कि यही खा लो, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो ठीक नहीं है और नूडल के अलावा मुझे कुछ अच्छा बनाने आता नहीं है। जिसके बाद में जैसे वो नूडल को टेस्ट करता है, उसकी बेइज्जती कर देता है कि आखिर दुनिया में सबसे इजी चीज है एक पानी को बॉईल कर नूडल बनाना, लेकिन वो भी तुम इतना खराब बना के मुझे उम्मीद नहीं थी। यूना कहते कि वो तुम्हारे रॉ मीट से तो ठीक ही है, कम से कम इसके अंदर पेपर और सॉल्ट डाला हुआ है ताकि ह्यूमंस को टेस्ट आ सके। वो कहता है कि जो भी हो, ये मैदे का बना हुआ है और रॉ मीट में यहाँ पर ढेर सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। यूना कहती कि खाना है तो खाओ, वरना ऐसे ही भूखे पेट सो जाओ। वही दोस्त हम यहाँ पर शामन के घर पर देखते हैं, जहाँ पर कोई चोरी छिपे आ जाता है और ड्रॉअर से यहाँ पर कोई तो मेडिसिन चुरा रहा था। और ये सब कुछ यहाँ पर गुमिन के प्लान में होता है, जहाँ पर वो ही को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। ही तो उल्टा यहाँ पर उन्हें डांटने लग जाता कि मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे थे। यूना कहते कि पीछा कर रहे थे, गधे हो क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का साइट है, हम जब चाहे तब आ सकते, बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि मेरा भी घर है, मैं जब चाहे तब आ सकता हूँ। यूना कहते कि तुम थाने चलो, वही पर मैं तुम्हें बताती हूँ। जिसके बाद में गुमिन उसके हाथ में उन मेडिसिन को देख लेता है। और वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बताते कि देखा, अच्छा हुआ रात को रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना तो वो यहाँ पर एविडेंस को मिटाने के लिए आया था। वो उससे पूछने लग जाता कि क्या यहाँ पर उसी ने कन्फेस किया। यूना कहते कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, उसने यहाँ पर कुछ कन्फेशन किया नहीं, बट साफ साफ जाहिर होता है कि उसने ये सब कुछ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मेरे डॉट्स कुछ ढंग से कनेक्ट नहीं हो रहे। गुमिन कहने लग जाता कि क्यों, सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने। तब यूना उसे कहते कि नहीं, चीजें यहाँ पर आंखों के सामने होने के बाद भी वो तुम्हारी आंखों के सामने होती नहीं है, बिकॉज कोई लोग और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अनडिफाइंड होते हैं। एंड तब यहाँ पर गुमिन नर्वस हो जाता है कि कहीं से मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं है, जहाँ पर ये सब फिलॉसफी चल रही है। और तब वहाँ पर आकर स्टाफ से रिपोर्ट दे रहा होता है। एंड तब यहाँ पर उनके डॉट सब कुछ कनेक्ट होने लग जाते हैं, जहाँ पर उस पॉइजन की वजह से उसकी डेथ हुई है। लेकिन ये पॉइजन उसे उसी दिन नहीं, बल्कि यहाँ पर 3-4 दिन पहले दिया गया था। 3-4 दिन पहले, जिसके बाद वाले दिन यहाँ पर बेचारी शामन को बहुत मार पड़ी थी उसके हस्बैंड के साइड से, ताकि वो यहाँ पर इस रिचुअल को कर दे। और वो हस्बैंड के गोल एकदम क्लियर थे, रिचुअल को करते टाइम वो मर जाएगी और सभी को लगी है किसी भूत ने उसे मारा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर सुपरस्टिशंस की वजह से वो फाइल ऐसे ही क्लोज हो जाएगा और कोई भी उसके ऊपर कोई शक नहीं कर पाएगा। वही इतने में यहाँ पर गुमिन कहते कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना जल्दी कंक्लूजन पर आना चाहिए, बिकॉज जो अक्सर आंखों के सामने होता है वो एक धोखा भी होता है और कुछ लोगों की
बनी बनाई साजिश, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग वापस घर पे जाते हैं। यहाँ पर छानबीन करते हुए ना कुछ और चीजें भी पता लगती है एंड यहाँ पर उन्हें ही के भाई के बारे में याद आ रहा होता है। तब उन्हें सारी चीजें याद आती है कि ही का जो भाई था उसी की वो वाइफ थी जिसे वो लोग लेकर इस घर पर आए हुए थे। तभी यहाँ पर स्टोरी में एक अलग सा ही प्लॉट आ जाता है जहाँ पर ही के पर वो लोग कब से शक कर रहे थे वो पसंद था ही नहीं, जिससे यहाँ पर वो शामन की जान ली थी। असल में यहाँ पर मेन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही के भाई और उसकी वाइफ में है एंड तब यहाँ पर याद आता है यूनक कि वो तो यहाँ पर उन्हीं के साथ रह रहा है और उनके साथ तो वह लंच कर रहा होगा। तब तो यहाँ पर समझ आ जाता है कि शायद से एक और इंसान की यहाँ पर डेथ हो सकती है अगर वो लोग समय से ना पहुंचे तो। एंड ये भी बात समझ आती है कि वो लेडी थी जिसने शुरुआत से आकर यहाँ पर स्टोरी उन्हें नरेट किया था ताकि वो कम्प्लीटली स्टोरी के प्लॉट को चेंज कर सके और पुलिस को शक भी ना हो। एंड जब वो लोग यहाँ पर चीयर्स करके ड्रिंक करने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर यूनान सभी लोगों के साथ आ जाती है जहाँ पर वो उन्हें बता रही होती है कि इस वाइन के अंदर असल में यहाँ पर जहर मिला हुआ है। फिर यहाँ पर हमें एक और स्टोरी के बारे में पता चलता है जहाँ वो खुद बेचारी शामन खुद ही मरना चाहती थी अपने हस्बैंड के वायलेंस की वजह से, लेकिन कभी उसे नहीं पता था कि जिस पर्सन ने यहाँ पर उसने बस की जान सेव की थी वही सभी लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए होंगे। विच मीन्स यहाँ पर उसके उस मर्डर के पीछे एक नहीं बल्कि तीनों इंसानों का हाथ है, जहाँ पर तीनों की तीनों यहाँ पर सजा डिजर्व करते हैं। इतने में यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार करने लग जाती है एंड हम यहाँ पर एक विशियस पर्सन को देखते हैं जिसके अंदर से सभी ब्लैक एनर्जीज बाहर आ रही थी। अब ये पर्सन चली जाती है उस लेडी के पास में उसे बहलाने फुसलाने के लिए, उससे मैनिपुलेट करने के लिए कि ऐसी जिंदगी का तुम क्या करोगी जहाँ पर तुम कुछ कर ही ना पाओ, कुछ अचीव ही ना कर पाओ। एंड तब यहाँ पर वो लेडी खुद की जान लेने की कोशिश कर रही थी और ये सब कुछ यहाँ पर गुमिन देख लेता है, लेकिन वो यहाँ पर उस विशियस पर्सन को नहीं देख पाता है। वही दोस्त यहाँ पर बाप ने वो घर पर चली जाती है सेलिब्रेट करने के लिए और वो उससे कहते हैं कि आज तुम्हें यहाँ पर सादे और वेयर से नूडल्स नहीं खाने पड़ेंगे बिकॉज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल रामेन लेकर आई हूँ जो कि सिर्फ पानी को डाल दिया अपना बॉयल हो जाएगा और मसाला भी इसके अंदर भरा हुआ है, तो फिर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। गुमिन कहता है कि लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो बिकॉज केस तो सॉल्व हो चुका है और तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए। यूना कहते कि अरे केस सॉल्व हो गया तो इसमें क्या हो गया, मैं तुम्हारी सबॉर्डिनेट हूँ, हम साथ में यहाँ पर सेलिब्रेट तो कर सकते और ऐसे भी शाम तो हो गई है, धीरे धीरे रात हो जाएगी, तुम एक अकेली औरत को रात को बाहर जाने दोगे। और इतने में यहाँ पर वो घर से बाहर भी निकाल देता है जहाँ पर यूना दरवाजे के बाहर चिल्लाती रह जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जिसके बाद वो बेचारी चली जाती है अपने स्टेशन पर ही एंड हम यहाँ पर देखते गुमिन को जब अब यहाँ पर अपने टेडी के साथ में मिल्क पी रहा होता है और टेडी यहाँ पर उसका फेवरेट पार्टनर जो था। बेचारी यहाँ पर यूना अकेली साइड बैठी हुई थी, उतने में वहाँ पर हान आ जाता है और उसे नूडल्स और सॉसेजेस ऑफर करने लग जाता है जो कि वो खुशी खुशी ले लेती है। एंड वही दोस्त हम यहाँ पर एक और मर्डर सीन को देखते हैं जहाँ पर आंटी जैसी घर के अंदर आती है। वो बेचारी लड़की लेटी हुई पड़ी थी अपने बेड पर जिसकी जान जा चुकी थी। तब यहाँ पर यही इन्वेस्टिगेशन टीम वाली वहाँ पर आ जाती है और उस समय यहाँ पर गुमिन पैटर्न को नोटिस कर रहा होता है जहाँ पर गुमिन एक बात तो कहता है कि जो प्रीवियस केस था उसमें यहाँ पर भले ही ऐसा एविडेंट के लिए सारी चीजें सॉल्व हो गई हो, लेकिन कोई राज है जो अभी भी यहाँ पर छुपा हुआ है। इतने में यहाँ पर उस पर्सन को नोटिस करने लग जाता है जहाँ पर यूना को अंदर की ओर बुलाता है। इतने में यहाँ पर हान उसे पैकेज बता रहा होता है जो कि लड़की के नाम से वहाँ पर आया हुआ था एंड तभी यहाँ पर गुमिन यूना को बता रहा था उसने के फ्लावर वाले मार्क को, जो सेम फ्लावर का मार्क यहाँ पर पहले विक्टिम के गले पर था, विच मीन्स कि यहाँ पर शायद से दोनों की दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करती हो और इनका मर्जर से कोई ना कोई लिंक तो जरूर होगा। एंड वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर यूना को टीम लीडर का कॉल आ जाता है जहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट केस को सॉल्व किया था उस केस के अकॉर्डिंग वैसे यहाँ पर जूनियर लीडर बना दिया जाता है और यहाँ पर टीम का लीडर भी एक न्यू अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर गुमिन ही होता है। इतने में यहाँ पर गुमिन उसे फॉरेंसिक लैब पे लेकर आता है जहाँ पर वो उसे छोटी से छोटी डिटेल बता रहा था जो कि यहाँ पर उन्हें केस 2 के साइड पर मिली हुई थी और उस डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रोप से उसे बांध कर उसकी जान ली गई थी, लेकिन रोप के निशान कहीं नजर नहीं आ रहे, सिर्फ कुछ कुछ जगह, और अगर रोप से मारा गया था तो वो लटकी हुई होती, बट फिलहाल यहाँ पर वो लेटी पड़ी थी विच मीन्स किसी ने डेलिबरेटली यहाँ पे सब कुछ जानबूझकर किया है। वही दूसरे यार बाद में यूना के जाने के बाद यहाँ पर वो स्टूल को स्पिन करता है जहाँ पर वो लड़की का सोल बाहर आता है यहाँ पर गुमिन से मिलने के लिए, लेकिन उसके खुद के सोल को रियलाइज नहीं होता कि वो कब का मर चुके हैं। वो अपनी खुद की बॉडी को ऐसी हालात में देखकर एकदम पागल हो जाती है और उसे यकीन था कि मर्डर जरूर यहाँ पर उसी पर्सन ने किया होगा जिस पर्सन के बारे में यहाँ पर गुमिन उसे पूछ रहा होता है।
लेकिन वो नाम बताने के लिए बड़ी थी नहीं। गुबिन उसे कहता भी है कि देखो समय बहुत कम है, तुम्हें बताना ही होगा। लेकिन इतने में यहाँ पर वो टूल स्पिन करना बंद कर देता है और सोल को वहाँ से जाना पड़ता है। और जिसके बाद यहाँ पर वो घर पर पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो यूजुअली अपने फ्रेंड्स के साथ में रहा करती है। उस समय यहाँ पर जैसे उसकी फ्रेंड को पता चलता है कि वो मर चुकी है, तब उसे यहाँ पर एक इमोशनल स्ट्रोक पड़ता है। गुमन कहता है कि इतना टाइम नहीं है, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो वो उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि आपको कैसे भी कर उस पर्सन का पता लगाना ही होगा जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। गुमन को डाउट होता है कि आपको कैसे पता कि ये मर्डर है न कि सुसाइड। तो वो बता रही थी कि आखिर कितनी उसकी फ्रेंड चार्मिंग पर्सन थी, जो कि इन सभी चीज़ों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती है। तो ज़रूर यहाँ पर ये किसी ने जानबूझकर अपने रिवेंज के लिए किया होगा। इतने में यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिला रही थी, जहाँ पर टेबल पर नोटिस करने पर पता चलता है कि शायद से पूरी रात ये लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। और यहाँ पर डेथ भी रात के समय हुई थी, तो कहीं यहाँ पर जैसे आगे जाकर कनेक्ट ना हो जाए। वही दूसरा यहाँ पर एक और न्यू चीज पता चलती है कि उसका एक्स हस्बैंड था। तो वो लोग चले जाते हैं उससे मिलने के लिए, जहाँ पर उसके एक्स हस्बैंड को दुख तो होता है। तब गुमन उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा। वो क्लियरली कह देता है कि देखिए, मेरे और उसके बीच का रिलेशन बहुत पहले खत्म हो चुका था। अब जब रिलेशन था तब मुझे उसके लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन एलिमनी के बाद यहाँ पर हम दोनों ने एक दूसरे से ना बात की थी और ना एक दूसरे की शक्ल देखी थी, तो मिलना तो दूर की बात है। एंड वो बता रहा होता है कि उस रात जिस रात मर्डर हुआ था वो यहाँ पर अपने कंपनी की इवेंट में था। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर यूना बेचारी पुलिस स्टेशन में बैठकर नूडल खा रही थी और यहाँ पर गुमिन चला जाता है घर पर अपने डैडी के साथ में डिनर करने के लिए। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसके हाथ में कोई तो वियर्ड सी फीलिंग आ जाती है, जहाँ पर वो अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन अब तो यहाँ पर उसे जरूर यूना की कमी धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो गई थी। वही दूसरे इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वो यूना फॉरेंसिक लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर आकर वो इन डिटेल यूना को सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है। और वो उस समय यहाँ पर यूना को जाने के लिए कह देता है, बिकॉज उसे पर्सनली कुछ चीजों को चेक करना था। जैसे यहाँ पर वो डेड बॉडी को टच करता है, वैसे यहाँ पर से फ्लैशबैक सेट होने लग जाते हैं। और इस फ्लैशबैक में हम यहाँ पर उसके सपने को भी देखते हैं और साथ साथ यहाँ पर एक न्यू पर्सन को भी, जो कि उसे कह रहा होता है कि मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। इतने में यहाँ पर उसकी एंटायर बॉडी इतनी वीक पड़ जाती कि वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन इस समय यहाँ पर यूना आकर उसे संभाल लेती है। वही दूसरा यहाँ पर उन दोनों के क्लोजेस को देखकर हान कहने लग जाते कि ऑक्टोपस रूम है, कोई प्राइवेट क्लब थोड़ी ना है जो कि इतने क्लोज आ रहे हो। वही दूसरे वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ पर वो लोग उसके फ्रेंड से मिलते। तो वो लोग यहाँ पर बड़े प्यार से सारी बातों को निकलवा रहे थे, जहाँ पर उन्हें एक न्यू चीज पता चलती है कि विक्टिम की जो फ्रेंड थी वो और यहाँ पर ये लड़का आपस में एक दूसरे को डेट करते हुए आ रहे थे। तो वो उस रात के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कुछ ज्यादा हैवी ड्रिंक कर लिया था, लेकिन ड्रिंक करने के बाद यहाँ पर उससे उसकी फ्रेंड तो कहीं ज्यादा नजर नहीं आई थी, जिसे कुछ समय बाद जब वो वापस उठा तब वो वहीं पर उसी के साथ थी। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग नेबरहुड में वॉक कर रहे थे, बिकॉज आंटियां तो हर जगह होती हैं गॉसिप करने के लिए, और उनके पास तो नई नई स्टोरीज न जाने कहाँ से आ जाती है। उस समय वहाँ पर वो लोग वॉक कर रहे थे, जहाँ पर आंटियां तो उन्हें न्यूली वेड कपल समझने लग जाते हैं, तो वो भी झूठ बोलना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर बताने लग जाते कि मैंने सुना रिसेंटली यहाँ पर किसी की मौत हुई है। तो वो आंटी लोग यहाँ पर बताना शुरू कर देते कि किस तरीके से वो दोनों फ्रेंड्स में आपस में झगड़ा हुआ करता था, और मैंने सुना है कि यहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड भी था, जहाँ पर जरूर तो गड़बड़ घोटाला जरूर है उन दोनों फ्रेंड्स के बीच में। न जाने यहाँ पर जमाना कैसा आ गया है जहाँ पर दोस्त भी दोस्त की जान ले सकता है, इसकी क्या ही पॉसिबिलिटी है। जिसके बाद यहाँ पर लोग घर पर चले जाते हैं सारी छानबीन करने के लिए, और उस समय यहाँ पर उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट उन्हें एक लगेज का बैग जरूर नजर आता है। इस चीज से समझ आ जाता है कि वो लोग सिर्फ नाम के फ्रेंड से, और उनके बीच जरूर यहाँ पर ढेर सारी कॉन्फ्लिक्ट हुआ करती थी। तब वो लोग यहाँ पर उसी के दोस्त को बुला देते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे की चीज़ों को, और वो समझ जाता है कि सर आप लोग यहाँ पर मुझ पर शक कर रहे होंगे। अब मुझे यहाँ पर टाइमिंग याद नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी ना पता था कि चीज़ें ऐसी होती रहेंगी जहाँ पर मुझे टाइम को देखते रहना चाहिए। टाइम तो हम तभी देखते जब हमें कुछ काम रहता है, तो मैं तो टाइम एंजॉय करने के लिए आया था, तो मैं टाइम का क्यों ही ख्याल रखता। वही दूसरी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जहाँ पर उस पर्सन को वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। एंड इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस विक्टिम को ड्रग्स दिए गए थे, विच मीन्स अब यहाँ पर उनका सारा का सारा शक चला जाता है उन दोनों रूममेट्स पर ही। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस विक्टिम के एक पास्ट मेमोरी को देखते हैं, जहाँ पर विक्टिम घर पर अकेली बैठ के कंटिन्यूसली खाए जा रही थी, और वह भूखी नहीं थी। असल में यहाँ पर इस चीज को इमोशनल ईटिंग कहते, जहाँ पर ब्रेन अक्सर फॉग हो जाता है और वह कंफ्यूज हो जाता है।
तो यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए तो लोग अनबेरेबली ईट करना शुरू कर देते बिना किसी कंट्रोल के। और उस समय हम यहाँ पर वही फिशियस लेडी को देखते हैं जो कि हमें केस 1 के टाइम पर यहाँ पर देखी थी। वो यहाँ पर से कह रहे थे कि लगता है तुम यहाँ पर किसी प्रॉब्लम में हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और बस ये सीन यहीं पर पॉज हो जाता है, जहाँ पर दूसरा पुलिस स्टेशन का सीन देखकर जहाँ पर वो सभी लोग सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे। वही दोस्तों यहाँ पर लोगों को एक न्यू चीज के बारे में पता चलता है कि वो और उसकी बेस्टी दोनों के दोनों यहाँ पर सेम ही कॉलेज में अपना इंटरव्यू देने के लिए गए थे। तो वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर उस कॉलेज में, जहाँ पता चलता है कि विक्टिम और उसकी फ्रेंड इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर ये कॉलेज उन्हें प्रोफेसर बनने की अपॉर्चुनिटी दी थी इतने टाइम बाद में। और फिर यहाँ पर उनके हाथों लग जाती है उसी की बेस्टी, जिसके साथ हमें यहाँ पर वो पेन दिखाया जाता है और वो पेन पे यहाँ पर उसके भी फिंगरप्रिंट्स थे। तो वो सिंपली कहने लग जाता है कि फिंगरप्रिंट से तुम लोग प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैंने उसकी जान ली है। एंड से बताने लग जाता है कि प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं है, बिकॉज ये सारे यहाँ पर एविडेंसेस है जो कि तुम्हारे खिलाफ ही है, जिससे प्रूफ हो जाता है। एंड बातों बातों में गुस्से में आकर वो कबूल भी कर लेती है कि उसने ये सब कुछ किया जानबूझकर। वो लोग भले ही यहाँ पर स्कूल टाइम से एक दूसरे के फ्रेंड्स रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो उसने उस विक्टिम के साथ फ्रेंडशिप बस इसलिए की थी ताकि यहाँ पर वो उसके स्टडीज में उसे और डाउन कर सके। बट उसका तो अपोजिट होता चला गया। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करती, हमेशा उसकी फ्रेंड ही फर्स्ट आती थी और उसे कोई पूछता तक नहीं था। और जब यहाँ पर बारी इंटरव्यू की आई प्रोफेसर बनने की, तब उसे 110% श्योर था कि एज ए स्कॉलर स्टूडेंट उसी की फ्रेंड को जॉब मिलेगी, ना कि उसे। और इसलिए उसने ये सब कुछ किया था कि यहाँ पर वो सब कुछ हासिल कर सके जो वो इतने सालों से हासिल नहीं करती हुई है। और इतने सालों के ग्रजेस को उसने एक मर्डर में टर्न कर लिया, जिसके बाद यहाँ पर उस लड़की को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फोरेंसिक लैब में वो वापस उस टूल को स्पिन करता है, उससे अपनी मर्डर के बारे में बता रहा था। लेकिन उस समय यहाँ पर उस लड़की का एक अलग रिएक्शन था, जब जैसे यहाँ पर वो उस फ्लावर की माँ के बारे में पूछने लग जाता है और वो ऐसा रिएक्ट करते कि सिर्फ यहाँ पर वो गुमिन को यहाँ पर मारने के लाई हो। इतने में यहाँ पर वो टूल स्पिन होना बंद हो जाता है और उसका सोल वहाँ से चला जाता है। वह इन सभी चीजों के बाद यहाँ पर मेन मैनेजर आ जाते हैं, जो कि आकर उन्हें जल्दी जाने के लिए कहते हैं बिकॉज केस इतना जल्दी सॉल्व हो चुका था। सभी लोग चले जाते बट यूना नहीं, बिकॉज यहाँ पर वो करंटली रीसेंट फाइल्स के ऊपर कुछ तो काम कर रही थी। उतने में वहाँ पर गुमिन आता है जिसकी हालत ठीक नहीं थी, तो वो उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और उसके बाद घर लेकर आती है, जहाँ पर उसने गुमिन के लिए स्पेशल डिनर बनाया था। और इस बार इस डिनर में एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ रामेन होते हैं। वो उससे बताते हैं कि रुको रुको, नूडल्स के अलावा भी मेरे पास ऑप्शन है, ये देखो ये सॉसेजेस, ये मेरी स्पेशलिटी है। गुमिन कहते हैं कि कट तो मैं भी कर सकता हूँ सॉसेजेस को, उसमें स्पेशल वाली बात क्या ही है। वो कहते हैं कि एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। फिर हम यहाँ पर उस फेशियस पर्सन लिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर दो इंसानों से मिलता है। वो उससे बता रही थी कि यहाँ पर मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और ऐसे भी मेरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज जिस पर्सन को मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएगा। और हम देखते कि उन दोनों ह्यूमंस ने किसी और इंसान को पकड़ कर रखा हुआ था, बिकॉज वो लोग उसे बुली कर रहे थे। इसके बाद में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं और गुमिन को देखते हैं, जहाँ पर यूना ने इस बार ढेर सारे डिशेस बनाकर रखे थे, यानी कि मीट और ऑमलेट, जो कि उसके लिए बहुत सारे डिशेस थे। और वो लोग यहाँ पर इस बार कैंडल लाइट डिनर करते, जिसके साथ साथ वो लोग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। एंड ये गुमिन का यहाँ पर लाइफ में फर्स्ट टाइम था जहाँ पर वो ड्रिंक ट्राई कर रहा था, जहाँ पर आधे पैक में ही उसे चढ़ जाती है और वो खुद के सेंसेस में बिल्कुल नहीं होता। इतने में यहाँ पर रेगुलर टाइम पर उसका म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाता है और गुमिन यूना को यहाँ पर डांस करने के लिए आगे बुलाता है, जहाँ पर यूना जैसे उसके हाथ को टच करती है उसी तरह वियर्ड लग रहा था, बिकॉज गुमिन के हाथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोल्ड थे, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के असल में नहीं होते। एंड तब यहाँ पर वो लोग बड़े क्लोजली एक दूसरे के साथ डांस करने लग जाते और यही डांस इन दोनों के एक दूसरे के बहुत क्लोज ला देती है। जब यहाँ पर गुमिन सो रहा था तब उसे यहाँ पर लिया उसके सपने में आती है, जो उसे यूजलेस पर्सन बुला रही थी और डर के मारे वो उठता है। जहाँ पर यूना उसके बगल में थी तब उसे लग रहा था कि वो वही लड़की है जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर उसे बताया था कि मैं तो तुम्हें उठाने के लाई थी, बिकॉज एक और केस आ गया जो कि हमें हैंडल करना है। फिर हम यहाँ पर केस के सीन को देखते जो कि रिवर के बाजू में हुआ था। सभी लोग यहाँ पर डेड बॉडी को ढूंढ रहे थे एंड फाइनली जैसे वहाँ पर यूना और गुमिन आते वैसे उन्हें बॉडी मिल भी जाती है, जिसके बाद में वो लोग उस इन्फॉर्मेशन को जानने लग जाते।
इतने में यहाँ पर ये केस थोड़ा सा क्रूशल हो गया था, बिकॉज यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे और कोई भी पर्सन एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो इस बात का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये पर्सन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है और कहाँ से बिलोंग करता है। और जैसे कि ये मर्डर या फिर ये सुसाइड यहाँ पर एक ऐसी जगह पे हुआ था जो कि ओपन स्पेस है, यहाँ पर मल्टीपल ह्यूमंस आते हैं जहाँ पर उनके मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो इस बात का भी पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन होगा इन सभी चीजों के पीछे। वही दूसरी यहाँ पर यूना होती है जो कि बाद में जाकर यहाँ पर उसे कॉल लगाने वाली थी ताकि वो जल्दी यहाँ पर फॉरेंसिक के रिपोर्ट्स उन्हें बता दे। लेकिन इतने में वहाँ पर लिया अचानक से आ जाती है और उसे कहते कि तुम दूसरों की मदद क्यों ले रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर उस लड़की के ऊपर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट हो। आई थिंक तुम्हें भी यहाँ पर कैपेबिलिटी है जहाँ पर तुम 3 दिन के अंदर इस केस को तो सॉल्व कर सकती हो, और अगर नहीं कर सकती तो रिजाइन कर देना। ऐसा बोलते हुए गायब हो जाते हैं। उसकी बातें यहाँ पर यूना के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पर अब यूना के अंदर से वो सारी ब्लैक एनर्जीज बाहर आ रही थी। यूना अपने लीडर को कॉल करती है एंड कहते कि 3 दिन के अंदर मैं इस केस को सॉल्व करना चाहती हूँ, और अगर नहीं हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगी क्योंकि मुझे जॉब अब करनी ही नहीं है। वही दोस्तों यहाँ पर गुमन को कुछ तो सेंस होता है जहाँ पर यूना को कॉल लगाता है, पर यूना उसका कॉल नहीं पिक कर रही थी। तब यहाँ पर यूना अपने टीममेट से मिलते हैं जहाँ पर वो लोग उस पर चिल्ला रहे होते कि तुम क्या पागल हो, तुमने लीडर से ऐसे क्यों कहते कि 3 दिन के अंदर केस सॉल्व होगा। तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर केस को तो सालों लग जाते हैं सॉल्व होते हुए, पर कभी कभार यहाँ पर सॉल्व हो ही नहीं पाते हैं केस, और तुमने 3 दिन की मोहलत मांगी है। गुस्से में आकर उसने हमसे कह दिया कि 3 दिन में सॉल्व नहीं हुआ तो वो हमें भी यहाँ से दफा कर देगा और तुमने हमें भी प्रॉब्लम में ला दिया है। यूना कहते कि पता नहीं क्या कि मैंने ये सब कुछ क्यों बोला और कैसे बोला। एंड इतने में यहाँ पर उससे बात याद आती है कि उसे किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। वही दूसरे में यहाँ पर गुमन को देखते हैं जहाँ पर वो सोल से बात करने की कोशिश करता है। वो सोल अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जा रहा था, तब वो उसे बताता है कि असल में तुम यहाँ पर एक आत्मा बन चुके हो, एक सोल जहाँ पर बाहर वाली दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं देख सकता है, लेकिन मैं हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पर जस्टिस दिलाऊंगा। वो सोल के अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जीज भरी हुई थी कि यहाँ पर वो गुमन को तक जला देती है, यानी कि यहाँ पर गुमन खुद ब खुद उस चीज से अपने आप बाहर आ जाता है बिकॉज उसकी पूरी एंटायर बॉडी शेक कर रही होती है और साथ ही साथ यहाँ पर वीक पड़ जाती है। वही दूसरे यहाँ पर यूना चली जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस कॉलेज में जहाँ पर वो बच्चा पढ़ा करता था। उस समय यहाँ पर वो उसके क्लासमेट से पूछती है कुछ क्वेश्चंस, जिसके जवाब के तौर पर यहाँ पर उसे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि हेजिटेट कर रहे थे। एंड तब वो चली जाती है यहाँ पर प्रोफेसर के साथ कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, जहाँ पर प्रोफेसर उसे वो स्टूडेंट्स के बारे में सब कुछ बताते हैं। वही दूसरा यहाँ पर वो प्रोफेसर एक बुली वाले इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है, जहाँ पर पेरेंट्स से कंसर्न के थ्रू सभी केसेस को अपने आप बंद कर दिया गया था बिकॉज वो लोग अपने बच्चों का नाम खराब नहीं होने देना चाहते थे। इसके बाद हम यहाँ पर गुमन को देखते जो कि बेहोश हो चुका था और वो धीरे धीरे यहाँ पर होश में कुछ समय बाद आने में लग जाता है। और सबसे पहले उठते यहाँ पर उसका फर्स्ट थॉट यूना होती है, जो कि ना ही उसका कॉल पिक करी थी और ना ही उसे यूना के बारे में कुछ पता चल रहा था। तो वो पुलिस स्टेशन चला जाता है जहाँ पर वहाँ पर भी उससे बस हान के थ्रू यही पता चलता है कि यूना तो केस को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में इन्वेस्टिगेट कर रही है। वही हम यहाँ पर यूना को देखते जिसे एक सबूत मिला था, एक स्टिक जिसके ऊपर यहाँ पर खून लगा हुआ था और उस स्टिक को यहाँ पर गार्बेज वाली जगह पर फेंका गया था। तब वहाँ पर गुमन आ जाता है यूना से मिलने के लिए। ये कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि शायद से तुम अकेली पड़ जाओगे और तुम्हारी फिक्र कर रहा था मैं, और क्या तुमने आज यहाँ पर किसी स्ट्रेंज पर्सन को देखा है। यूना इन बातों से यहाँ पर कम्प्लीटली डिनाई कर देती है एंड कहते कि नहीं तो मैं अकेली नहीं हूँ, और ऐसे भी यहाँ पर मेरी टीम भी मेरे साथ में, मैंने कोई भी स्ट्रेंज पर्सन को आज नहीं देखा, और वो सारा आंसर एक साथ कर देती है। वही दूसरे में यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो चली जाती है जेन के घर पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जेन यहाँ पर उसका भाई निकलता है, लेकिन बायोलॉजिकल नहीं बल्कि स्टेप ब्रदर। और तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो उस विक्टिम की मॉम थी वो ऑलरेडी उसे छोड़कर जा चुकी थी, जिसके बाद यहाँ पर उसके डैड ने दूसरी शादी की थी, और यहाँ पर जो उसकी सेकेंड मॉम थी उनकी कुछ इलनेस की वजह से डेथ हो चुकी थी जो कि मेडिकल रीजंस थे। जिसके बाद में यहाँ पर सभी टीममेट्स एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग हर एक डॉल को कनेक्ट करना शुरू कर देते और सारे डॉल्स यहाँ पर जा रहे थे उसकी मॉम के थ्रू। तो वो लोग चले जाते हैं उसकी मॉम से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहाँ पर उसकी मॉम तो अपने बेटे को तक डिनाई करने लग जाती है बेटा मानने से। ये कहते हैं कि मेरा एक बेटा है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं एक्स्ट्रा बच्चों को पालना नहीं चाहती। वही दूसरे बाद में वो लोग जब घर पर जाते हैं तब यहाँ पर यूना गुमन का ध्यान रख रही थी। गुमन कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम अपना ध्यान रखो। एंड यहाँ पर वो उसके वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा था। ये सब कुछ सुनते ही यूना कहने लगे थे कि देखा, सही कहा था मुझे उसने कि यहाँ पर तुम सभी को मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे तुम सभी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। गुमन कहने लग जाता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। यूना कहती है क्या बोल रहे हो, क्या मैंने भी कुछ कहा।
एंड गुमिन समझ जाता कि जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज अपनी कही हुई बात ऐसे कैसे इंस्टेंटली भूल सकती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग पुलिस स्टेशन में बैठकर इन्वेस्टिगेट करने लग जाते, जहाँ पर यूना को ठंडी लगी थी और फर्स्ट टाइम था जहाँ पर गुमिन अपने लिए नहीं बल्कि यूना के लिए जैकेट लाता है। जो चीज़ यहाँ पर यूना के लिए भी एक हैरानी की बात थी कि आखिर ये क्यों यहाँ पर मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। वही इतने में यहाँ पर उसे विक्टिम के घर से कॉल आता है, जहाँ पर उसके फादर कुछ तो गवाही देने के लिए आ रहे थे और उस समय यहाँ पर वो सभी लोग इन्वेस्टिगेशन रूम में मौजूद थे। तब यहाँ पर वो अंकल लंगड़ाते हुए आए थे, लेकिन इतने में पीछे से जेन आ जाता है जो कि अपनी गलती को कबूल कर लेता है, बिकॉज यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम अंकल यहाँ पर अपने पर लेने आए थे ताकि उनके बेटे जेन का करियर बर्बाद ना हो। फिर इसके बाद में जेन उन्हें सारी स्टोरी बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर जेन और विक्टिम ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही भाई भाई थे, लेकिन कभी भी यहाँ पर उनके बीच की क्लोजनेस बढ़ी नहीं थी, बिकॉज यहाँ पर हमेशा से जेन ने उसे हेट किया है, क्योंकि जेन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेकंड शादी की वजह से उसकी मम्मा की डेथ यहाँ पर उन दोनों का ख्याल रखते हुए गई है, उन दोनों को पोवर्टी में देखते हुए गई है। इतने में यहाँ पर वो एक दिन जा रहा था अपनी मम्मा से मिलने के लिए, जहाँ पर जेन को इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा था और वो समय कुकिंग कर रहा था। वही विक्टिम दूसरी और यहाँ पर जेन को भी इन सभी चीज़ों को लेकर प्रवोक करते कि मेरी तो मॉम है, तुम्हारी मॉम है ही नहीं, और इतने मैच्योर एज में भी यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को पोक कर रहे होते। जिस समय यहाँ पर वो इतना ज़्यादा प्रवोक हो जाता है कि वो उसी समय उसके ऊपर वो गर्म सूप डाल देता है, जिस वजह से यहाँ पर उसका सोल का पूरा फेस जल चुका था, और फिर उसके बाद उसने उसे रिवर साइड में फेंक दिया था ताकि कोई भी उसका पता ना लगा सके। लेकिन हालांकि सभी को यहाँ पर उसकी बॉडी के बारे में पता चल चुका था। वही दूसरा बात में वो लोग जब स्टेशन पर आते हैं तब यहाँ पर यूना कह रही थी कि आजकल जितने भी केसेस हैंडल कर रहे हैं उन सभी केसेस में हर किसी का कोई क्लोज पर्सन ही निकलता है जिन्होंने यहाँ पर उनकी जान ली होती है। आखिर कोई यहाँ पर अपने के साथ ऐसा कैसे इजीली कर सकता है? कितना डिफिकल्ट होता है एक ऐसा पर्सन पाना अपनी लाइफ में जो एक दूसरे को ट्रस्ट कर सके। वह दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर सभी लोग उस स्टेशन पर ही सो गए थे, एंड यहाँ पर गुमिन आते ही यूना को देख रहा होता है। जैसे यूना उठने लगते तो वैसे नाटक करते कि वो यूना को देख ही नहीं रहा था, वो तो यूना को उठाने के लिए आया था। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग अब अपने पुराने फाइल्स पर वर्क करना शुरू कर देते, बिकॉज यहाँ पर रिसेंट के जितने भी केसेस है वो क्लोज हो चुके थे। लेकिन अभी भी यहाँ पर गुमिन को पता था कि सभी के सभी केसेस यहाँ पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पर फ्लावर के मार्क्स हर किसी के नेक पर थे और जिनसे भी वो पूछना चाहता था वो लोग यहाँ पर उसे हार्म करने के लिए आ जाते थे, तो बस सच्चाई कभी नहीं बताते थे। तब यहाँ पर वो यूना से कहने लग जाते कि अब तुम्हें स्टेशन पर सोने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकते हो जब तक तुम्हें यहाँ पर कोई पास वाला घर नहीं मिल जाता। यूना यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आज होती है मूवी नाइट, जहाँ पर वो लोग मूवी देखने वाले थे। तब यहाँ पर गुमिन यूना से पूछा था कि जरूर तुम्हें यहाँ पर कोई प्रिंसेस वाली ही मूवी देखनी होगी। यूना कहती कि नहीं तो क्या तुम प्रिंसेस वाली मूवीज देखते हो, वो भी इस उम्र में? मैं छोटी थी तब देखा करती थी, लेकिन तुम बड़े होने के बाद देखोगे ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। वो उसे कहता है कि मैं अपने बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में कह रहा था। वो उसे बताती कि नहीं तो मुझे यहाँ पर हॉरर, थ्रिलर, क्राइम और डॉक्यूमेंट्री वाली मूवीज पसंद है जो कि सीरियल किलर वाली हो। ये सुनते ही यहाँ पर वो सोचने पड़ जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जो कि ये सारी बातें सोचती हो। तब यहाँ पर वो लोग हॉरर मूवी लगाते हैं, एंड उस समय यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम इतने बड़े घर पर अकेले रहते हो, और क्या पता तुम्हारे बाकी कमरों में कोई तो रह रहा हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तब वो उससे कहने लग जाता कि देखो तुम कितना भी चाहो तुम मुझे डरा नहीं सकती हो। इतने में यहाँ पर वो यूना से क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हॉरर सीन ऐसे आते हैं जहाँ पर यूना तो डरती नहीं बल्कि यहाँ पर गुमिन जरूर डर जाता है। यूना तो यहाँ पर उसके पर हंसने लग जाती है, कहते कि अगर तुम्हें हॉरर मूवीज नहीं पसंद तो फिर तुम मुझे बता देते, हम यहाँ पर नॉर्मल कोई रोमांटिक मूवीज भी देख सकते हैं जो अच्छी होती है। एंड यहाँ पर बाद में गुमिन उसे एक मूवी रिकमेंड करता है जो उसे सदियों से देखनी थी, बट वो आज तक नहीं देख पाया था बिकॉज उसके पास कभी फ्री टाइम था ही नहीं। एंड वो लोग यहाँ पर टाइटैनिक वाली मूवी देख रहे होते हैं, जहाँ पर एंड में तो गुमिन की आंखों से आंसू आने लग जाते। यूना कहती कि तुम सचमुच रह रहे हो? गुमिन कहता कि हाँ, मैं क्या तुम्हें भूत नजर आता हूँ? मैं भी ह्यूमन हूँ और मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, तो मैं रहूँगा जरूर अगर स्टोरी इतनी सैड है तो। यूना यहाँ पर हंसने लगती है, कहते कि अरे बुद्धू वो सिर्फ एक मूवी है, इन रियलिटी थोड़ी ना ये सब कुछ हुआ होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते उस विक्टिम की लाश को देखने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर यूना कहने लग जाते कि आज तो मैं भी आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। गुमिन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, वो से कहते कि आई नो चश्मा पहन रखा है और विदाउट चश्मा भी तुम मुझे नजर आती हो। लेकिन इतने में यहाँ पर एक छोटे से नाइफ को उठा लेते हैं, कहती है
कि तुरंत यहाँ पर बेड के पास चले जाओ वरना मैं इसे मार दूंगी। गुमिन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता जब यूना के अंदर से वो विशियस सोल लिया बाहर आती है और तब वो उसे देखकर पहचान जाता है कि आखिर वो है कौन। लिया कहते कि देखो जितना बोल रहे बस उतना करो, मुझे ज्यादा बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे बेड पर खंजर से बांध कर रख देती है। यहाँ पर वो लिया से पूछने लग जाता है कि मुझे बस एक चीज का आंसर चाहिए कि आखिर तुमने मेरी फैमिली को क्यों डिस्ट्रॉय किया। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिया नहीं, उसकी फैमिली को यानी कि उसकी डॉटर को और उसकी मदर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनकी जान ले ली थी। लिया कहने लग जाता है कि बिकॉज ये सब कुछ करने में मुझे बहुत मजा आता है और ऐसे भी तुम्हारी बॉडी यहाँ पर मुझे बिलोंग करती है, जहाँ पर आई थिंक मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और ऐसे भी अगर तुमने भी पहले मार दिया होता तो आज सारी डिवाइन पावर्स मेरे पास आती न कि तुम्हारे पास में। तब यहाँ पे वो उसे कहने लग जाते कि देखो जो तुम्हें करना है तुम मेरे साथ करो, पर उस लड़की को यहाँ से जाने दो। लिया कहते कि अरे वाह इतना ज्यादा प्यार, अगर सोचो यही तुम्हें मारने का रीजन बन जाए तब तुम क्या करोगे। एंड यहाँ पर बाद में वो यूना को ऑर्डर्स देती है जहाँ पर यूना उसकी पूरी एंटायरली कंट्रोल में होती है और जाते ही यहाँ पर वो गुमिन के हाथों में स्क्रैच कर देती है, वो भी उस नाइफ से। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहते कि सोचो अगर यूना को पता चलता कि यहाँ पर उसे तुम्हारी जान लेनी चाहिए तो उसे कैसा फील होगा। एंड यहाँ पर वो उसे अपने कंट्रोल से बाहर निकाल देती है जहाँ पर वो गुमिन को ऐसे देखकर बहुत टेंशन में आ जाती है। गुमिन उसे वहां से जाने के लिए कहता है बट वो जाती नहीं है, वो यहाँ पर गन रोल कर देती है लिया की ओर। पर उतने में यहाँ पर लिया वापस उसे अपने कंट्रोल में करती है जहाँ पर गन की फेसिंग हो जाती है गुमिन की ओर। लिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम कुछ भी कर लो मुझे मार कभी नहीं पाओगी, यहाँ पर तुम एंटायरली मेरे कंट्रोल में हो। यूना कहते कि नहीं मेरा सोल भी यहाँ पर एकदम प्योर है, मैं अपने आप को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। जहाँ पर मुझे पता है कि अगर तुम सांस ले रही हो विच मीन्स तुम जिंदा हो। एंड यहाँ पर तुरंत एक गन फेसिंग कर देती है लिया की ओर। जिसके बाद में हम यहाँ पर गुमिन को देखते हैं और यूना को देखते हैं। यहाँ पर यूना गुमिन से पूछ रही थी कि आखिर वो सब कुछ क्या था एंड क्या वो यहाँ पर अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकता है इतने डेकेड्स के बाद में। एंड तब यहाँ पर गुमिन को उसकी मॉम और उसकी बहन नजर आती है जहाँ पर वो यूना को छोड़कर उनके पास चला जाता है बिकॉज यहाँ पर वो सिर्फ इसी रीजंस की वजह से रह रहा था क्योंकि उसे अपने फैमिली के डेथ के पीछे का रीजन जाना था जो कि फिलहाल वो जा चुका है। एंड उस समय यहाँ पर यूना से अपना आखिरी गुड बाय कह रही होती है और यहाँ पर हम यूना को देखते जो कि वो वही बुक रीड कर रही थी जो बुक यहाँ पर गुमिन ने खुद लिखी हुई है, जिसके आगे की स्टोरी में यहाँ पर गुमिन ने पूरा एंटायरली यूना और उसकी फीलिंग्स को लेकर लिखा हुआ है और वो बस यहाँ पर नेक्स्ट लाइफ में एज ए ह्यूमन बॉर्न होना चाहता था ताकि वो यूना को बस सब कुछ दे सके जो कि वो डिजर्व करती है। यूना भी यहाँ पर सिर्फ अपने नेक्स्ट लाइफ का इंतजार कर रही होती है जहाँ पर वो गुमिन के साथ अपनी एंटायर लाइफ स्पेंड कर सकती है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।